Assalamu alaikum students. Today we are going to see the lesson 2.4 the fall of Troy. Fall of Troy. Troy का गिरना. अब ये ट्रॉय क्या है? ट्रॉय एक सिटी का नाम है. हाँ, एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है. ये फॉल ऑफ ट्रॉय है ना, इसके ऊपर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी भी बन चुकी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस पे एक मूवी बन चुकी है. अगर आप गूगल सर्च करोगे या यूट्यूब पे देखोगे ना, मूवी बनी है. तो इट्स एन एक्चुअली मूवी और स्टोरी अबाउट अ फाइट बिटवीन टू एम्पायर्स. दो एम्पायर्स के बीच में फाइट, और उसकी वजह एक रानी है. तो ये जंग क्यों होती है, ठीक है, और ट्रॉय सिटी कैसी थी, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे. तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि वो कितनी खूबसूरत शहर था, कितना खूबसूरत सिटी थी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर वो सिटी का हाल क्या होता है, तो उन सब के बारे में दिया है. वेल आई गेस कि इट माइट बी माइथ, है ना, माइथ और मिथ. यू बेटर प्रोनाउंस इट एज मिथ. मिथ मीन्स कि जो फिक्टिशियस स्टोरी हो ना, उसको हम बोलते हैं. अब लाइक इन इंडिया इफ़ यू सी, तो जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो महाभारत एंड रामायण, है ना, महाभारत एंड रामायण, ये इनकी एकदम बहुत बोलते हैं ना होली बुक है, उसको बहुत मानते हैं. महाभारत के अंदर कुछ स्टोरीज दी है है ना, वॉर वगैरह की स्टोरी दी हुई है. रामायण है, महाभारत के अंदर वो 5 पांडव, ठीक है, और उनका फिर एक वो सौतेला भाई रहता है दुर्योधन, और उसके बीच में उन लोग के बीच में वॉर होता है. इनके ऊपर इंडिया में सीरियल्स काफ़ी बन चुके हैं, अभी भी बनते रहते हैं, महाभारत और रामायण. तो ये दो फेमस एपिक बुक है अपनी इंडिया की, महाभारत और रामायण. एग्जैक्टली लाइक दैट यूरोप में भी ना 2 बुक्स है ओडिसी और इलियाद. क्या नाम है बुक्स के? ओडिसी और इलियाद. तो वो लोग भी उस बुक को काफ़ी मानते हैं, यूरोपियन लोग उस बुक को काफ़ी मानते हैं. तो ये जो स्टोरी दी गई है ना, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट बुक ओनली. उन बुक से ही ली गई कहानी है ये. ओके, तो द वार्मिंग अप विच इज़ गिवन हियर इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ स्टोरी. मैंने बोला ना आपको कि ये एक्चुअली स्टोरी बेस्ड है, फिक्टिशियस स्टोरी. तो हाउ टू स्टार्ट अ स्टोरी. वंस देयर वॉज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वंस देयर वॉज अ किंग, वंस देयर वॉज अ बॉय वगैरह वगैरह, हु लिव्ड इन डैश एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरीज इज गिवन. तो वी जस्ट डायरेक्टली बिगिन विद द लेसन, बिकॉज द लेसन इटसेल्फ इज वेरी लेंथी. ये लेसन के 2 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 देख रहे होगे आप स्क्रीन पर, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो इसके 2 पार्ट्स हैं. तो हम डायरेक्टली लेसन स्टार्ट कर देते हैं. ओके. एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स that relate the deeds of a great national hero or great national war. अभी जैसे मैंने बोला आपको, इंडिया में है ना, महाभारत एंड रामायण बहुत माना जाता है कि 5 पांडव थे, 5 भाई थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, है ना, और उनके बहुत सारे भाई थे वगैरह वगैरह. दे ऑफन, तो वो मतलब जिस तरह से यहाँ पर इनको बहुत माना जाता है ना, नेशनल, इनको भी हीरो करार दिया जाता है. इनफैक्ट नेशनल नहीं, रिलीजियस हीरो. तो उनके बारे में लिखने वाली जाने वाली कथाएं, उनको एपिक्स बोला जाता है. दे ऑफन टेल ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री. तो एपिक वही चीज़ होती है, वो पोएम फॉर्म में होती है. वो एक देश की जो है प्रीवियस हिस्ट्री बताती कि उस देश में क्या क्या घटनाएं हुई. दे मे बी कंपोज्ड एंड sung और रिसाइटेड फॉर मैनी ईयर्स बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन. तो ये एपिक अचानक ऐसे ही नहीं बन जाती है. पहले ज़माने में बहुत सारे सेंट्स टाइप के, साधु टाइप के लोग रहते थे, स्पेशली हिंदू रिलीजन में. तो वो गली गली में जो है ना पोएम के फॉर्म में ना गाते हुए घूमते थे कि कृष्णा रहते थे भगवान, या राम भगवान रहते थे, सीता ने ऐसा किया एंड ऑल दैट. तो ये ऐसी कथाएं होती है जो लोग एक से दूसरे लोग सुनते हैं, दूसरे से तीसरे लोग गाते हैं, पढ़ते हैं, और फिर कुछ जो अच्छे लिखने वाले लोग हैं, राइटर्स लोग होते हैं ना, तो फिर उसको रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं. द 2 फेमस संस्कृत एपिक्स आर द रामायण एंड द महाभारत. देखो इसी की बात करती है ना मैं,
कि अपने इंडिया में तो दो संस्कृत एपिक्स यही फेमस है, रामायण महाभारत. एंड टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर रिटन इन एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीस की लैंग्वेज में लिखी गई है, वो है इलियाड एंड ओडिसी. बेयर इन द माइंड, ध्यान से देखिए कौन सी दो एपिक्स की बात की गई है, इलियाड एंड द ओडिसी. Just as in Indian literature, we go back to the stories from the Ramayana and the Mahabharata. यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, महाभारत में बी नहीं दिया है, that's it. So in the literature of Western countries, they go back to the Iliad and the Odyssey. Understood? कि the way the status the Ramayana and the Mahabharata is having in India, the same sort of status Iliad and Odysseus, these two epics have in the European country. Just as children all over India know the names of stories of Ram, Sita, Yudhishthir, Arjuna, Draupadi. इंडिया में जो स्पेशली हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को ये सारी कथाएं प्रॉपर मालूम रहती है. जिस तरह से हम लोगों को हमारे प्रोफेट्स के बारे में पता है, उस तरह से हिंदू रिलीजियस जो हैं, रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको उनकी स्टोरीज अच्छी तरह से पता होती है. सो द चिल्ड्रन इन द वेस्टर्न कंट्रीज नो द नेम्स ऑफ हेक्टर, ओडिसियस, एचिलस एंड हेलन ऑफ ट्रॉय. ये नाम सब हमारे लिए नए हैं, लेकिन यूरोपियन बच्चों के लिए दे आर वेल वर्स्ड विद दिस नेम्स, उन लोग को अच्छे से वाकिफ़ है. द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, किसको बोला गया है मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन? हेलन को बोला गया है. ये ट्रॉय एम्पायर की, ट्रॉय जो था एक जगह था ना, वहाँ की महारानी थी हेलन, और उसको बहुत शी वॉज वेरी एन्चांटिंग, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव वुमन थी. बिकॉज ऑफ होम द ग्रीक एंड ट्रोजन्स फॉट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. तो कौन से दो एम्पायर्स के बीच में लड़ाई हो गई थी? इस लेडी की वजह से, इस महारानी की वजह से. ग्रीक एंड ट्रोजन्स, समझ में आया? ट्रोजन देखो, अपने इंडिया में रहने वाले लोगों को अपन कैसे इंडियंस, वैसे ट्रॉय एम्पायर में रहने वालों को ट्रोजन्स. अंडरस्टूड? ठीक है. Nobody knows for certain who the author of these early epic is. अब एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि भाई ये दोनों एपिक्स है ना, ओडिसी और इलियाड, लिखा किसी ने है, किसने लिखा है किसी को नहीं पता है. It is thought that they arose and developed with the nation itself. Arose is the past form of arise, है ना. तो लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि भाई ये दोनों स्टोरीज अपने आप डेवलप हुई है, and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form. मैंने बोला ना कि भाई इन लोग जो ये ऐसी कथा है कि हमारे यहाँ पे राम सीता की कथाएं गाते गाते एक से दूसरों ने सुना, दूसरों से तीसरे ने सुना, फिर जो अच्छा कोई राइटर था उसने उसको रिटर्न फॉर्म में, एग्जैक्टली इनके साथ ऐसा हुआ. किनकी स्टोरीज के बारे में कहा जा रहा है? हेक्टर, ओडिसियस, एचिलस एंड हेलन ऑफ ट्रॉय. It is believed that the Iliad and the Odysseus were composed and recited by a blind poet named Homer. याद रखिए ये नाम कि इनकी द इलियाड एंड द ओडिसी वर कंपोज्ड, ये दोनों जो एपिक्स है लिखने वाला है जो एक अंधा कवि था जिसका नाम था होमर, who lived about 900 before Christ era and who wandered. वंडर मतलब रोम हियर एंड देयर ना, भटकना. देखो ये वंडर अलग है और WON वाला वंडर वो अलग है. वो WON वाला वंडर मतलब सरप्राइज होना, ये वंडर मतलब ए का, देखो ए और ओ का फर्क है, वोवल्स का फर्क है. ये वंडर मतलब रोमिंग हियर एंड देयर फ्रॉम वन ग्रीक सिटी और विलेज टू अनदर, सिंगिंग हिज पोएम्स टू ऑल who would receive him in their homes and give him hospitality. Hospitality किसको बोलते हैं? मेहमान नवाजी, है ना. It has nothing to deal with hospital. हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं. हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी. वेल बिहेविंग विद द गेस्ट. इफ यू राइट इन इंग्लिश, वेल बिहेविंग विद द गेस्ट. अंडरस्टूड वर्ड कि भाई ये जो सिंगर था होमर, जो ब्लाइंड हो गया था, तो उस कहा जाता है कि मे बी ये एपिक्स उसी ने लिखा है जो यहाँ वहाँ है ना, एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव घुमा करता था, और लोग जैसे काफ़ी इज्जत भी दिया करते थे. उसकी हॉस्पिटैलिटी, अच्छी खासी मेहमान नवाजी किया करते थे.
दिस वंडरिंग सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस। अभी जैसे ना अपने इंडिया में बोलते हैं ना कि संत तुकाराम ना संत एक नाथ देव, पता है ना आप लोगों ने मे बी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा 4th-5th स्टैंडर्ड में, कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्रीचिंग्स करते हुआ करते थे। बिल्कुल वही सीन है यहाँ पर। नॉट ओनली इन ग्रीस बट ऑल्सो इन यूरोप। तो इसको मतलब बहुत मतलब इज्जत दी जाती थी, बहुत मान्यता थी, बहुत माना जाता था इसको। किसको? होमर की बात की जा रही है। देखो आपको वर्कशॉप में या पैसेज में पूछता है हाँ कि हु वॉज द ऑथर, हु वॉज द पोएट ऑफ इलियाड एंड ओडिसी। ओडिसी और इलियाड लिखा किसने था? किसने लिखा था? होमर नाम के पोएट ने। हाँ, एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री। इनफैक्ट उसको कौन सा डेजिग्नेशन दिया गया है, उसको क्या टाइटल दिया गया है? फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री। अब ये देखो इलियाद, इलियाद नाम क्यों पड़ा? द इलियाद इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। अंडरलाइन दिस, हाँ, दोज आर हैविंग टेक्स्ट बुक, अंडरलाइन इट, कि भाई इलियाद किसको? ट्रॉय सिटी का दूसरा नाम। जैसे अपना बॉम्बे मुंबई कैसा बोलते हैं? बोलते हैं ना बॉम्बे है, मुंबई है, ये वैसा ही। तो उसका नाम ट्रॉय का दूसरा नाम इलियम भी था। अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी। अभी इसका एग्जैक्ट लोकेशन प्रेजेंट किया है। जब मैं व्हेन यूजुअली आई टेक दिस लेसन टिल लास्ट ईयर तक जब मैं ये लेसन पढ़ाया करती थी ना, तो आई यूज टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दिस एम्पायर ऑन द ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं ये पूरा एम्पायर का पिक्चर बनाती थी, क्योंकि इट क्रिएट्स यू नो अ वेरी मेमोरेबल इम्प्रेशन। इससे आपको एकदम अच्छे से याद हो जाता है कि भाई ये आप लोगों ने तो हिस्टोरिकल मूवीज़ जैसे मणिकर्णिका, झांसी की रानी एंड ऑल, ऐसी दिस सॉर्ट ऑफ मूवीज़ देखी होंगी। तो उसमें देखे होगे ना किले कैसे रहते हैं। हाँ, देखे होगे ना आप लोगों ने हिस्टोरिकल कुछ मूवीज़, किले वगैरह कैसे रहते हैं। तो एग्जैक्टली आपको ना पता रहना चाहिए वो किले की लोकेशन क्या थी, वो कैसे बिल्डअप था। ओके तो अभी तो मैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अभी आपको ड्राइंग बना के बताऊं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो देखो कैसा था। ये एक सिटी थी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम द एजियन टू द ब्लैक सी। अब ये इसका लोकेशन दिया है कि इसके आसपास ये समुद्र मौजूद थे। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। कॉमर्स मतलब ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा था, खेती बाड़ी के लिए भी अच्छा था। यहाँ की ज़मीन फर्टाइल थी और क्योंकि ये समुद्र से नज़दीक था, है ना, तो इसलिए यहाँ से लोग जो हैं आसानी से अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या जो भी है आसानी से ट्रेडिंग कर सकते थे। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी। तो अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए कि भाई एक बहुत बड़ा किला है या बहुत बड़ा सिटी है, एम्पायर है, और एम्पायर किसके? समुद्र के तट पर है। हाँ, उसी के आगे, उस एम्पायर के आगे क्या है? समुद्र है। ओवर विच सेल द शिप्स ऑफ ट्रॉय। तो वहाँ पे शिप सेल होती थी। ये सेल का मतलब जहाज़ का चलना ना, या शिप्स का चलना। और उसमें क्या रहते थे? कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। मैंने बोला ना कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी, तो ये लोग अपनी चीज़ें बेचा भी करते थे ना एट द बैक। और ये जो एम्पायर था उसके पीछे रोज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ राइज। हाँ, यार ऐसी राइज मतलब यहाँ पे उठा हुआ था, ऊपर उठा हुआ था। इस एम्पायर के पीछे ऊपर उठा हुआ था या खड़ा था। क्या खड़ा था? द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा। क्या खड़ा था? माउंट ईडा। अभी जैसे देखो मुम्बरा की बात करें, मुम्बरा देवी का आपको पता है ना मंदिर, मुम्बरा देवी का पहाड़, यू नो दैट। तो वैसा ही पहाड़ के दामन में बसा हुआ शहर बोलते हैं ना मुम्बरा को, है ना। तो वैसा ही ये जो है ना ट्रॉय सिटी, उसके आगे समुद्र था और पीछे पहाड़, माउंट ईडा, फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये पीछे जो पहाड़ था ना, तो अपनी इधर देखते हैं ना मुम्बरा में भी वाटरफॉल है ना, खड़ी मशीन रोड वगैरह पे पहाड़ पे भी वाटरफॉल शुरू हो जाते हैं। तो वैसे तो नहीं, बल्कि माउंट ईडा से अच्छे खासी जो रिवर्स स्ट्रीम्स निकलते थे। द वैलीज अमॉन्ग द हिल्स वर वेल वाटर्ड। अब क्योंकि पानी अच्छा खासा था यहाँ पर, तो यहाँ की जो वादियाँ थी वहाँ पे अच्छा खासा पानी था, ज़मीन फर्टाइल थी। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स। देखो कॉर्न
सिर्फ यूजुअली हम लोग समझते हैं कि वो भुट्टा एंड ऑल, लेकिन जब यहाँ पर यूजुअली आता है ना इंग्लिश लिटरेचर में कॉर्न, तो इसका मतलब ये लोग है ना ग्रेन्स को बोलते हैं, अनाज को बोलते हैं। कॉर्न मतलब सारे ग्रेन्स आ जाते हैं, चावल गेहूँ वगैरह वगैरह। एंड कैटल फीडिंग ऑन द रीच ग्रास, तो अच्छी खासी फर्टाइल ज़मीन थी वहाँ पे, झाड़ वाड़ भी थे, ग्रासेस भी थे। तो कैटल किसको बोलते हैं? जानवर ना, पालतू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है ना, गाय बैल बकरी और। तो लोग के लिए भी खाने का अच्छा इंतजाम था क्योंकि रीच ग्रास थी ऑफ द मीडोज। अंडरलाइन द वर्ड मीडोज। मीडोज मीन्स ओपन ग्रासी लैंड्स। वाइल्ड शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल, और भेड़ बकरियां जो है पहाड़ के दामन में स्लोप्स पे घास चरने के लिए चली जाती थी। राउंड द सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल। अब देखो समझ में है ना, ट्रॉय एम्पायर के सामने है समुद्र तट, पीछे है बहुत बड़ा पहाड़ माउंट ईडा। तो पीछे तो अच्छा खासा बड़ा पहाड़ है, तो वहाँ पे इतना प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है एनिमी से। लेकिन जो समुद्र तट वाला हिस्सा है आगे का, वहाँ से कोई भी एनिमी आ सकता है ना, तो इसके लिए वो समुद्र तट के पास, जैसा आप समझ लो जैसा अपना मुमरा का रेती बंदर समझ लो, तो वहाँ पे इन लोगों ने एकदम ऊंची ऊंची दीवारें बना के रखी थी। Had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. Understood ना? ये समुद्र से कोई भी एनिमी अटैक ना कर पाए। The wall was so broad. अभी आपने वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा है ना? नहीं देखा होगा तो गूगल पिक पे देख लो आप। वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस लॉन्गेस्ट तो है ही है, एज वेल एज ब्रॉडेस्ट है। इतनी अच्छी खासी ब्रॉड है कि उसके ऊपर आदमी, बहुत सारे आदमी लोग चल फिर सकते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, है ना, बैठ सकते हैं। तो वैसी टाइप की वॉल थी दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। लोग वहाँ पे चहलकदमी के लिए, पिकनिक मनाने के लिए ना सॉर्ट ऑफ आ जाया करते थे। द ग्रेट गेट स्टूड ओपन। समझ में आ रही ना बात कि भाई ट्रॉय सिटी है, ट्रॉय एम्पायर है, पीछे माउंट ईडा है, पहाड़ है, वहाँ पे अपने को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सामने समुद्री तट है, तो समुद्री तट से बचने के लिए कि वहाँ से कोई एनिमी अटैक ना करे, इन लोगों ने बहुत बड़ी दीवार भी बनाई है, और वहाँ पे वो दीवार के बीचों बीच एक गेट है। द ग्रेट गेट स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज। अंडरस्टूड? गेट हमेशा लोग खुले रखते थे। हाँ, जैसे समझो अगर अपनी मुमरा की बात करें कि रेती बंदर के पास एक बहुत बड़ा गेट बना दिया जाए, एक बहुत बड़ा, जहाँ तक कि वो मतलब समुद्री तट है, पूरा दीवार हो और बीच में एक गेट हो। समझ में आई बात? लेकिन वो गेट लोग खुले रखते थे। पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज ए प्लेस। तो लोग जो है शाम के वक्त है ना थोड़ा घूमने फिरने के हिसाब से चले जाया करते थे। एज दे प्लीज्ड, प्लीज मतलब एज दे डिज़ायर, जैसे उनकी इच्छा होती जाया करते थे लोग। बट इन द टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज। लेकिन अगर समझो इनकी किसी से जंग चलते रहती तो लोग गेट को बंद रखा करते। एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। अंडरस्टूड ना, कि पीछे से तो किसी एनिमी का खतरा नहीं है, लेकिन आगे लोग जो है जब अगर किसी से वॉर डिक्लेयर हो जाए तो गेट बंद रखते थे, खोलते नहीं थे। फोर्ट्रेस मतलब फोर्ट ना, किला। इट वॉज क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक। वे लोग सारे खतरों से महफूज हो जाते थे। प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड। अंडरस्टूड ना? तो समुद्री तट से कोई नहीं आ सकता था, दीवार बना के रखे थे, बीच में गेट था और पीछे तो हिल्स था, तो ये लोग फुल प्रोटेक्टेड रहते अगर कभी वॉर होने का पॉसिबिलिटी होती तो। ओके, धस मतलब इस तरह, इस प्रकार। ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी। ट्रॉय एक बहुत मजबूत शहर था, स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल्स एंड स्ट्रॉन्गली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर। तो ना सिर्फ इन लोगों ने दीवार वगैरह बना के अपने आप को वेल प्रोटेक्ट कर लिया था, बल्कि इसके इन लोगों के पास जो सोल्जर्स थे, डिफेंड करना समझे, बचाव करना, तो वो भी काफ़ी ब्रेव थे। बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड। अब देखो, अब ये सामने दुश्मन की बात की जा रही है कि ग्रीस जो इनका दुश्मन था। क्यों? उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर किया था ट्रोजन्स के अगेंस्ट। ट्रोजन्स याद है ना, मैंने अभी बोला था, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, वैसे ट्रॉय में रहने वाले ट्रोजन्स। और ट्रॉय का दूसरा नाम क्या है? इलियम ना,
बिकॉज पेरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, had persuaded Helen. Underline the word persuaded. Persuade करना, कन्विंस करना. अभी जो ट्रॉय सिटी है जिसके बारे में अपन इतने डिटेल में देखे ना कि कैसी एम्पायर था पीछे पहाड़ एंड ऑल, जिसके बारे में देखे, तो उसका जो प्रिंस था ना एक्चुअली उसने एक गड़बड़ किया था. जो वहाँ का शहजादा था उसने गड़बड़ किया था. क्या गड़बड़ किया था? उसने जो है एक ग्रीक किंग की वाइफ, ग्रीक किंग कौन था? मेनेलॉस. क्या नाम था? मेनेलॉस. उसकी वाइफ को जो है ना क्या किया था? कन्विंस किया था. ठीक है, कन्विंस किया था मतलब उसको जो है बोलते हैं ना किस लिए कन्विंस किया था? देखिए आगे दिया है, टू इलॉप विथ हिम. अंडरलाइन द वर्ड इलॉप. इलॉप का मतलब लिखिए एस्केप. एस्केप. तो अंडरस्टूड. तो ये जो ट्रॉय सिटी का प्रिंस था पेरिस, तो इसने जो है लव अफेयर किया था किसके साथ? ग्रीक राजा की बीवी के साथ, है ना. तो गलत हुआ ना कि एक राजा की बीवी होते हुए वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है, तो इट इज़ इलिसिट, इट इज़ रॉन्ग. तो गलती पे कौन था? ट्रॉय एम्पायर का प्रिंस. समझ में आया? ट्रॉय एम्पायर का प्रिंस गलती पे था क्योंकि उसने ऑलरेडी मैरिड एक लेडी को फंसाया था और उसको अपने साथ भगवाया था. अंडरस्टूड. ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय. और उसको भगाकर कहाँ लेके आया था? अपने एम्पायर में, ट्रॉय में. द ग्रीक्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज. और ग्रीक लोग जो है लोग रिवेंज मतलब क्या? बदला, है ना. बदला लेना चाहते थे ट्रॉय से फॉर द रॉन्ग डन टू द मेनेलॉस. क्योंकि गलत किसके साथ हुआ था? मेनेलॉस राजा के साथ गलत हुआ था ना. उसकी बीवी को भगा ले गया था. कौन? ट्रॉय सिटी का, ट्रॉय एम्पायर का प्रिंस. प्रिंस का नाम देखो पेरिस. ये पेरिस जगह का नाम नहीं है, यहाँ पे पेरिस प्रिंस का नाम है. ठीक है, याद रखो. कहाँ का प्रिंस था वो? ट्रॉय का. दे सेल टू ट्रॉय. तो इसके लिए अभी ग्रीस वाले लोग को ग्रीक लोगों को गुस्सा आ गया था. तो लोग ट्रॉय एम्पायर के पास आए एंड लेट सीज. अंडरलाइन द वर्ड सीज. सीज किसको बोलते हैं? घेराव करना. पीछे पहाड़ की तरफ से तो घेराव नहीं कर सकते थे. ये जो आगे समुद्री तट था ना, समुद्र वाला रास्ता जहाँ पे लोग ने दीवार बना के रखे थे, गेट बना के रखे थे, उधर ही बस आके लोग बैठ गए थे, घेर लिए थे लोग ने. द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. अब ये 1-2 महीने या 1-2 साल नहीं चली जंग. कितने टाइम चली? 10 साल. और इस जंग देखो, अभी जंग का डिस्क्रिप्शन दिया है, अभी आपको ये वॉर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे होती थी. द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बेसिस. डेली रोज जंग होती थी. बट द सीज डिड नॉट एंड. लेकिन उन लोगों ने घेराव नहीं तोड़ा. किन लोगों ने? ग्रीक लोगों ने. ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी. लोग जो है सिटी के अंदर नहीं घुस पा रहे थे. वजह? स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल लाइक वॉल ऑफ चाइना. एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे. और इधर ट्रोजन थे जो मजबूर नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को भगा नहीं पा रहे थे. एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट. रोज़ का काम था. ये लोग रोज़ सुबह क्या है, रोज़ सुबह उठते, गेट से बाहर निकल के जाते, बाहर देखते तो कौन रहता? ग्रीक्स रहते. ग्रीक लोगों ने भी क्या कर दिए थे? समुद्री तट के ऊपर जो है ना टेंट वेंट, तंबू वम्बू गाड़ के अपना अड्डा बना लिए थे. रोज़ सुबह लोगों का यही काम रहता था, है ना. नाश्ता वाश्ता करके जंग करने निकल पड़ते थे. लोग गेट से बाहर निकलते. कौन लोग गेट से बाहर निकलते? ट्रोजन्स. और बाहर कौन का वेट करते रहते? ग्रीक्स लोग. लोग जो है टेंट बना के रखे थे. दे केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स. कुछ लोग टेंट में रह जाते, कुछ लोग शिप में ही रह जाते, रात गुजारते मतलब. एंड द फाइटिंग वेंट ऑन. तो ये सिलसिला कब तक चलता रहा? 10 साल तक चलता रहा. समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द 2 आर्मीज. कभी कभी जो है दोनों तरफ से आर्मी आती. यहाँ गेट के अंदर से कौन निकलते? ट्रोजन की आर्मी निकलती. वहाँ से जो है ग्रीक लोगों की आर्मी आती. उनके बीच में जंग होती. समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट. कभी किसका पलड़ा भारी रहता? ट्रोजन लोग का. एंड समटाइम्स द ग्रीक. तो कभी लोग हावी रहते. बस स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन. लेकिन वॉर जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी. चलती रहती थी, चलती रहती थी. ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड. बड़े बड़े बहादुर लोग जो है मरते जा रहे थे जंग के नाम पे. इन द कोर्स ऑफ द वॉर. इन द कोर्स ऑफ द वॉर मतलब ड्यूरिंग द वॉर.
आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर, अब ये हेक्टर कौन सी टीम का था, कौन सी एम्पायर का था, ट्रोजन था, तो वो किसको डिफेंड कर रहा था, अपने ट्रॉय एम्पायर को, वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एचिलस, सामने का जो एक ब्रेव आदमी था, सोल्जर था, उसका नाम था एचिलस, तो उसने हेक्टर को मारा। होम नन कुड रेजिस्ट, रेजिस्ट करना, टू स्टैंड अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट खड़े रहना। बट एचिलस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर, एचिलस कौन से एम्पायर का था, ग्रीक एम्पायर, वो खुद मारा गया बाय अ पॉइजनड एरो दैट एंटर्ड हिज हिल, एक पॉइजनड एरो किसी ने उसके जो है हिल पे मारा था। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड, वुंडेड इंजर्ड, क्योंकि लोग वो टाइम पे है ना वो आर्मर पहने रहते थे ना, ऊपर जो लोखंड का बना रहता है, आयरन का बना रहता है, तो उसका सिर्फ हील का पार्ट ओपन था, तो वहाँ पे किसी ने जो है उसको पॉइजनस एरो मार के मार दिया। स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड, अब देखो गलती करने वाला इंसान था कौन, पेरिस, है ना, जो ट्रॉय सिटी का ट्रॉय एम्पायर का प्रिंस था, वो खुद भी मारा गया, है ना, जो भगाने वाला प्रिंस था वो खुद भी मारा गया, ऑल्सो बाय अ पॉइजनड एरो। लेकिन अब जंग अभी भी चल रही थी, जंग एंड नहीं हुई थी। द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन द सिटी, अब ये ट्रोजन्स लोग खुद थक गए थे, कितने सालों से लोग जो है अपनी सिटी में बंद थे, आ जा नहीं सकते थे, समुद्री तट उनके सामने था, वहाँ नहीं जा सकते थे। एंड द ग्रीक्स वर लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स विशिंग टू सी देयर होम्स अगेन, और ग्रीक लोग भी थक गए थे इतने सालों से जंग लड़ते लड़ते, बट स्टिल द फाइट वेंट ऑन, लेकिन जंग थी कि ख़त्म नहीं होती थी। सी ऑल पिक्स ऑफ ऑल द ब्रेव्स हैव बीन गिवन। सो हियर वी एंड अप द पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म हुआ, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का वर्कशॉप दिख रहा होगा, दैट यू हैव टू कंप्लीट, ओके। Read the passage and name the following. Number 1, A. He composed the Iliad and Odyssey. इलियाद और ओडिसी लिखने वाला कौन था? Write down, carry one pen pencil in your hand and go on writing. Homer, Homer. याद है ना, आप लोगों को मैंने बोला भी था पैसेज एक्सप्लेन करते वक्त कि आपको आता है वर्कशॉप में। क्वेश्चन नंबर B. He persuaded Helen to elope with him. अपने साथ भगाकर लाया था किसने? प्रिंस पेरिस। किसने भगा कर लाया था? प्रिंस पेरिस। शी वॉज द वाइफ ऑफ द किंग मेनेलॉस, कौन थी वाइफ? हेलन, HELEN, हेलन। ही लेड द डिफेंस ऑफ द ट्रॉय फॉर 9 years, 9 सालों तक रक्षा करते रहा ट्रॉय सिटी की, ट्रॉय एम्पायर की। कौन था? हेक्टर, HECTOR। अब भी पैसेज के लास्ट में हम लोगों ने देखा। ही वॉज किल्ड बाय अ पॉइजनड एरो दैट एंटर्ड हिज हिल, कौन था ये? एचिलस, ACHILLES, एचिलस। बैरन, क्या दिया आपको? फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। एंटोनिम्स किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्ड्स। हाँ, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड और सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। तो ये आपको अपोजिट वर्ड सीखना है। और देखो ऑलवेज बेयर इन द माइंड कि आप एग्जाम में भी जब ये लिख रहे हो ना, तो ये जो कैसा क्रॉस का साइन दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई का, अपोजिट लिखते वक्त हमेशा ये डालो। हाँ, बैरन, बैरन मतलब बंजर ज़मीन ना, उसका अपोजिट आएगा फर्टाइल, FERTILE। कावर्डली नहीं। क्वेश्चन नंबर B है आपका ऑफेंडेड। ऑफेंडेड मतलब नाराज़ होना, उसका अपोजिट है प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। क्वेश्चन नंबर C है कावर्डली, उसका अपोजिट आएगा ब्रेव। पीस है, उसका आएगा वॉर। सरेंडर का आएगा अटैक। एक्सपोज्ड का आएगा प्रोटेक्टेड। डिफेंसलेस का आएगा स्ट्रॉन्ग या सेफ। ये दोनों वर्ड्स आए पैसेज में ना, स्ट्रॉन्ग या सेफ। सेफ आएगा, सेफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये आपको देखो फ्रॉम द पैसेज, हाँ, एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ही देना था। अब ये देखो, फ्रॉम अदर सोर्सेज फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज इन द स्टोरी। फ्रॉम अदर सोर्सेज बोला है, फ्रॉम द पैसेज नहीं बोला है, मतलब ये आपको अपनी ओन से देना है। ग्रेट,
ग्रेट के लिए आप लिख सकते हो एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल। ब्यूटीफुल के लिए आप लिख सकते हो एन्चांटिंग या अट्रैक्टिव। फाइट के लिए आप लिख सकते हो अटैक। रिच के लिए आप लिख सकते हो प्रॉस्परस। सेफ के लिए सिक्योर। स्ट्रॉन्ग के लिए पावरफुल और ब्रेव के लिए करेजियस। आप देखो क्या बोला आपको, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। आपको रॉन्ग जो है स्टेटमेंट्स दिए, आपको उसको राइट करके लिखना है। ट्रॉय ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विद अदर सिटी। कैटल और ग्रास का लोग व्यापार करते थे, नहीं, कैटल और ग्रास की जगह आएगा गुड्स एंड ग्रेन्स। ओके, कैरी वन पेन और पेंसिल इन योर हैंड एंड मेक द अमेंडमेंट्स आई एम टेलिंग यू। कैटल और ग्रास की जगह आप लिखोगे गुड्स एंड ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स जम्प्ड ओवर। जम्प्ड ओवर नहीं आएगा, केम आउट। केम आउट ऑफ द फोर्ट गेट्स टू फाइट द एनिमी ना, लोग अपने गेट के बाहर आके लड़ाई करते थे। केम आउट ऑफ। हेलन एलॉव विद मेनेलॉस। हेलन किसके साथ भागी थी? मेनेलॉस नहीं, वो तो उसका पति थे ना। किसके साथ भागी थी? प्रिंस पेरिस। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ट्रॉय वॉज अटैक बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिच सिटी। इसके लिए अटैक किया था उन लोगों ने क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिच सिटी थी? नहीं ना, क्यों किया था? तो इसका आंसर थोड़ा लेंदी है, सो यू विल हैव टू राइट डाउन इट। सो राइट डाउन, ट्रॉय वॉज अटैक्ड बिकॉज its Prince Paris had eloped, वर्ड आया ना ऊपर, eloped, ELOPED, elope मतलब भगाना। had eloped with Helen, sorry I was talking about this question, D question, ठीक है। ट्रॉय वॉज अटैक बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिच सिटी। इसका आंसर मैं बोल रही हूँ, वापस बोल रही हूँ। तो ट्रॉय को क्यों अटैक किया गया था? अगेन जस्ट नोटिस, ट्रॉय वॉज अटैक बिकॉज इट्स प्रिंस पेरिस हैड eloped विद हेलन, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलॉस। जो किसकी वाइफ थी? ग्रीक किंग मेनेलॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, द ग्रीक आर्मीज एंड हीरोज ऑलवेज डिफीटेड द ट्रोजन्स। ऐसा था क्या? ग्रीक वाले हमेशा इनको डिफीट करते थे? नहीं ना, कभी हम लोग ने, कभी इन लोग का पलड़ा भारी रहता था, कभी इन लोग का, है ना। तो राइट डाउन, यू आर गोइंग टू राइट, समटाइम्स द ट्रोजन्स वर बेटर एट फाइटिंग and sometimes the Greeks. Okay, sometimes the Trojans were better at fighting and sometimes the Greek. Okay, now look the next question, F question. Both enemies were eager to continue fighting. दोनों को बहुत उत्सुकता थी, ईगर थे मतलब बहुत उत्सुकता थी, बहुत किन्ने से लड़ रहे थे, बहुत शौक था लोगों को लड़ने का। बहुत शौक था नहीं, लोग खुद फेड अप हो चुके थे ना, थक चुके थे। राइट डाउन, द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी एंड द ग्रीक्स वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन। ऑल दिस यू विल गेट इन द पैसेज इटसेल्फ, है ना। अगर आपके सामने पैसेज होगा व्हेन यू विल हैव इन द एग्जाम, सो यू कैन इजीली लुक एट द आंसर। लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, द ग्रेट हीरोज अवॉइडेड वन अनदर। ऐसा था क्या? ग्रेट हीरोज एक दूसरे को अवॉइड करते थे? सो ऐसा नहीं था ना। तो राइट डाउन, समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज। समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स
between two great heroes. And now look the question number H. Achilles was killed by an arrow that pierced his heart. उसके हार्ट में घुसा था? No. तो खाली उसके his heart को हटा के आप क्या लिखोगे? his hell, है ना? his hell. Okay. Now we are proceeding to the next question. State the counter action of for the following actions. काउंटर एक्शन मतलब प्रतिक्रिया ना, ठीक है. एक्शन क्रिया और काउंटर एक्शन प्रतिक्रिया, रिएक्शन बोल सकते हैं आप. ओके. सो एक्शन पहला दिया है आपको. हेलन एलोप्ड विथ पेरिस. हेलन जो है ना पेरिस राजकुमार के साथ भाग गई, तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका रिएक्शन क्या हुआ. राइट डाउन. ग्रीस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स. ग्रीस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स. नेक्स्ट देखिए, द ग्रीक सेल टू ट्रॉय एंड अटैक्ड इट. तो उसका नतीजा क्या हुआ. द ट्रोजन्स फॉट हार्ड. द ट्रोजन्स फॉट हार्ड and the siege, siege, siege continued for 10 years. And the siege continued for 10 years. Look the next question. Hector was killed by Achilles. तो उसका नतीजा क्या हुआ. Achilles himself was killed later. Achilles himself was killed later by a poisoned arrow. किसी ने बदला लेने के लिए उसको भी मार दिया ना. Achilles himself was killed later by a poisoned arrow. Now the question number D. The siege continued for 10 long years. तो उसका काउंटर एक्शन लिखोगे. The Trojans fought hard and the fighting went on daily. The Trojans fought hard and the fighting went on daily. Okay, now this kind of question, the next question, question number C. From either of our two Indian epics, find out which battle was lasted longest. Write down about it cause. So it is about our Mahabharata and Ramayana. So this kind of question will hardly come in the exam. We skip it. We directly proceed to the question number 7. That is, complete the following sentence with reference to the passage. So this will come. This might come in the exam, because it has something to do with the passage. So let's say you have to just complete a sentence here from the given passage. Epics are long poems that, so you need to carry a pen or pencil in your hand. Better you write down in the notebook because the answers are quite lengthy enough. So you just write down. Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. तो अगर याद होगा आप लोग को ये फर्स्ट पैसेज में दिया है. क्वेश्चन नंबर बी. They may be composed and sung or recited for many years before dash dash dash. So dash में you have to write down. They are actually written down. They are actually written down. क्वेश्चन नंबर सी देखिए. Nobody knows for certain who the author of these early epics is. The author of these early epics is. Question number D. It is believed that it is believed that dash Homer. Okay, so write down the answer is lengthy. It is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer. ठीक है, इतना लेंदी आंसर है और वहाँ पे जो है आपको ब्लैंक बहुत ही छोटा दिया है. Who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poem to all who would receive him in their homes.
तो ये पूरा आपको फिलअप एग्जैक्टली जो पैसेज में मिल जाएगा. And the last one is question number E. At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. Flowed many rivers and streams. Okay, so I hope you understood this lecture along with workshop, but still part 2 of this story is still remaining. So inshallah we'll be continuing in the next lecture. Thanks for the patient listening. Allah Hafiz.